वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर है जिसे कहते हैं नागरिकता अधिनियम। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी देश किसके लिए काम करता है। कोई भी देश वहाँ के नागरिकों से बनता है, वहाँ के लोगों से बनता है, उनके अधिकारों से बनता है। इसीलिए ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर नागरिकता मिलती कैसे है और चली कैसे जाती है। तो वहीं एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नागरिकता के ऊपर है वो है नागरिकता अधिनियम 1955। तो चलिए देखते हैं ये नागरिकता अधिनियम 1955 आखिर किस चीज़ पर आधारित है। इसका संक्षिप्त नाम है नागरिकता अधिनियम 1955, जिसको इसी नाम से हाईलाइटेड है और इसी नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसका निर्वाचन कैसे हुआ है। किसी विधि मान्य पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज और ऐसे अन्य दस्तावेज या प्राधिकार के बिना जो इस निमित्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए प्रवेश किया है, भारतीय कौंसल से भारत के किसी कौंसलीय ऑफिसर का वह कार्यालय जहां जन्म रजिस्टर रखा जाता है या जहां ऐसा कोई कार्यालय ना हो, वह ऐसा कार्यालय जैसे विहित किया जाए अभिप्रेत है। इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी भी देश में अगर नागरिक रहते हैं तो उनकी ज़रूरत का लेखा जोखा, उनके जन्म का लेखा जोखा किसी कार्यालय में होना आवश्यक है। यही ज़रूरत देखते हुए सरकार ने 1955 में नागरिकता अधिनियम को प्रस्ताव में लेकर आए और इसको लागू करने की सिफारिश की, क्योंकि ये जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति जो कहीं रहता है उसका लेखा जोखा, उसकी जन्म स्थिति या वह नागरिक है या नहीं है, इसकी जानकारी सरकार को होना आवश्यक है। तो भाई इतना तो हमें समझ आ गया कि कोई भी नागरिक अगर किसी देश का नागरिक है तो उसकी जानकारी सरकार के पास होनी आवश्यक है। यानी कि यदि वह नागरिक है तो सरकार को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा नागरिक किस जगह से बिलोंग करता है, कहाँ पर वो रहता है, क्या उसके कार्य हैं, उसका पॉइंट सारे कैसे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास होनी आवश्यक है। अब नागरिकता नॉर्मली नागरिकता अधिनियम के द्वारा किस प्रकार मिलती है ये भी एक बार देख लेते हैं कुछ सिंपल पॉइंट्स के साथ। पहला है जन्म द्वारा नागरिकता। भाई ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश में पैदा होता है और उसके माँ बाप भी उसी देश के नागरिक हैं तो वो बच्चा जन्म से ही उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। यानी कि जुलाई 1907 को या उसके पश्चात, किंतु नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 से प्रारंभ के पूर्व हुआ है और जिसके माता पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है तो वह भारतीय नागरिक ही रहेगा। क्योंकि ये नागरिकता नॉर्मली ये जो अधिनियम है ये भारतीय अधिनियम है, इसी कारणवश इसमें ये बात साफ बार बार भारत का नाम लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जन्म के समय भारत में ही मौजूद था और उसके पिता और माता भी भारतीय नागरिक थे तो वो बिना किसी प्रमाण पत्र के भारतीय नागरिक ही समझा जाएगा। पहला ये। दूसरा, अवजनन द्वारा नागरिकता। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात किंतु 10 दिसंबर 1992 के पूर्व पैदा हुआ कोई व्यक्ति अवजनन द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसका पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है तो। यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति के पैदा होते वक्त उसके पिता भारतीय नागरिक थे तो वह भी भारतीय नागरिक कहलाया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता उसके पिता के आधार पर भी दी जा सकती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता। हम सभी जानते हैं यदि हमें किसी भी देश की नागरिकता चाहिए होती है तो हम अपने मुद्दे या फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन लोगों के यहाँ पर प्रमाण पत्र डालकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारी सारी जो जानकारी है वो सत्य साबित हुई और उन लोगों को हम पर कोई डाउट नहीं हुआ तो वो नॉर्मली हमें नागरिकता दे देते हैं। ये भी एक प्रावधान है। भारतीय उद्योग का व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के साथ
वर्ष पूर्व से भारत में मामूली तौर का निवासी है, वह भी आसानी से भारतीय नागरिक होने के लिए अपना प्रमाण पत्र दे सकता है। यानी कि कोई भी देश नागरिकता इस आधार पर देता है आम लोगों को कि यदि वह अगर काफ़ी लंबे समय से उस देश के साथ अपनी वफादारी निभा रहे हैं या वहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक रह रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वहीं बस जाने का फैसला किया है, तो वह प्रमाण पत्र डाल सकते हैं और उस प्रमाण पत्र के हेतु उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ये सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंट है कि लोग नॉर्मली किसी भी देश की नागरिकता लेने के लिए वहाँ पर प्रमाण पत्र डालते हैं या रजिस्ट्रीकरण करवाते हैं, जिसके द्वारा उनकी नागरिकता उन्हें प्राप्त हो जाती है। यह जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि देश पूरी तहकीकात करता है, जो नागरिकता के लोग हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो नागरिकता प्रदान करवाते हैं, वो लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ट्राई करते हैं, उसके बाद ही इस चीज़ का फैसला किया जाता है कि इस नागरिक को देश की नागरिकता दी जाए या ना दी जाए। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देशीकरण द्वारा नागरिकता का भी है, जहां किसी वय प्राप्त से पूर्ण समर्थी कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अवैध प्रवासी नहीं है, देशीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए विहित रीति में आवेदन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश में अगर रह रहा है और वो किसी इलीगल तरीके से उस देश में नहीं घुसा था, नॉर्मली एक पर्टिकुलरली गवर्नमेंट प्रोसेस के साथ वो उस देश में रहा है और उस देश में कार्य कर रहा है, तो उसके द्वारा भी वहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो नॉर्मली लोग जानते ही हैं, वो ये है कि यदि आपको किसी भी देश की नागरिकता चाहिए होती है तो विवाह संबंध द्वारा भी ये नागरिकता ली जा सकती है। ये भी एक कॉमन फैक्टर है। तो इन सारे प्रावधानों के साथ इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि यदि कोई नागरिक अगर किसी देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे किन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा कि नागरिकों को अपनी नागरिकता लेने का सही कारण सरकार को बताना होता है, क्योंकि कोई भी देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई प्रश्न बनने नहीं देता। इसी कारण से जो नागरिकता अधिनियम है प्रत्येक देश के अलग अलग कानूनों के साथ बनाए गए हैं। फिलहाल भारतीय कानूनों के हिसाब से जन्म द्वारा नागरिकता ली जा सकती है, अवजनन द्वारा भी नागरिकता ली जा सकती है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा भी नागरिकता ली जा सकती है। इसके अलावा देशीकरण द्वारा नागरिकता ली जा सकती है और विवाह संबंध द्वारा भी नागरिकता ली जा सकती है। किसी भी देश की नागरिकता लेने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि वह व्यक्ति उस देश का नागरिक हो जाता है तो सरकार और कानून दोनों उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि व्यक्ति अगर नागरिक है तो उसके अधिकारों का ख्याल किया जाए, और यदि वह नागरिक नहीं है तो उसे प्रवासियों की तरह ही अलग अधिकारों के साथ ट्रीट किया जाए। तो आई होप आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो पॉलिटिकल साइंस की ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का पॉइंट है, नागरिकता अधिनियम, जिसके अंतर्गत ये चीज़ बताई जाती है कि किसी भी देश की नागरिकता कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और किसी भी देश के जो मुख्य अधिकार होते हैं वे उन्हीं लोगों को मिल सकते हैं जो उस देश के नागरिक हों और कानूनी नागरिक हों। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि कोई व्यक्ति अगर नागरिक नहीं है या अवैध नागरिक है, उसने किसी अलग या गैर कानूनी तरीके से नागरिकता प्राप्त की है तो वो दंडनीय अपराध का भागी भी हो सकता है। इसके अलावा अगर उस पर देशद्रोह या आतंकवाद या ऐसा कोई बड़ा मुद्दा का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसकी नागरिकता को छीना भी जा सकता है। तो नागरिकता जो है एक बहुत मुश्किल और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है किसी भी देश के लिए, क्योंकि देश की सरकार हो या कानून हो वो सब के सब काम करते हैं नागरिकों के लिए। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन नागरिक हमारे देश का है और कौन नागरिक प्रवासी है। इसी कारणवश इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नागरिकता अधिनियम को सुनिश्चित किया गया था और नागरिकता अधिनियम के द्वारा ही लोगों को और देश में इस बात को सुनिश्चित किया गया कि लोगों को किस प्रकार की नागरिकता दी जाएगी, किस तरह से उनके प्रावधान हैं और किस प्रावधानों के अंतर्गत उनकी नागरिकता को सुनिश्चित किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।